मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीआरई या फिर डी ट्रिपल एस बी, इनमें से किसी भी एग्जाम को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं और उसमें से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस तरह के वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन के अभी तक इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि उत्परिवर्तनवाद का वर्णन किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, सॉरी 3 साइंटिस्ट के नाम दिए, एक चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। पहला दिया डीवरीज, लैमार्क, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, तो डी व्रीज नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का वर्णन किया हुआ था। इसके पहले की वीडियो में हम लोग नियो डार्विनिज्म और लैमार्किज्म ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है कि उत्परिवर्तन का वर्णन किसने किया था, डी व्रीज ने किया था। उत्परिवर्तन डीएनए के जर्म प्लाज्म में होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा और वहाँ पे कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको तत्काल प्रभाव से वीडियो बनाकर या फिर कटिंग के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कल का न्यूज़ है कि यूपी टेट, अगर आप लोगों में से कोई भी यूपी टेट का एग्जाम देना चाहता है तो 27 तारीख से उसका फॉर्म भरा जाना है। उसका डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। कैसे भरना है, क्या भरना है, कितनी एज लिमिट चाहिए, कौन कौन भर सकता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व ऑफ, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है डिलेशन, इंस्पिरेशन, इंसिक्रेशन, डुप्लीकेशन या फिर चेंज इन सिंगल बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन में क्या शामिल होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, एक क्षारक युग्मक में परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन में जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनए अणु के संकेत सूचना वाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन किसमें होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपायों द्वारा म्यूटेशन उत्प्रेरित करना निम्न में से संभव है। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियल बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग, क्रिएशन, सर्टेन केमिकल, रेडिएशन, केमिकल एंड रेडिएशन, बोथ, नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केमिकल एंड रेडिएशन। कृत्रिम उद्योगों द्वारा म्यूटेशन उत्प्रेरित करना रासायनों और विकिरणों दोनों द्वारा संभव है। म्यूटेशन कोशिका विभाजन के दौरान की गई डीएनए नकल की गलतियां, आयनीकरण विकिरण के संपर्क में आने वाले उत्परिवर्तन जनन नामक रसायनों के संपर्क में आने या वायरस द्वारा संक्रमण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिकांश रासायनिक उत्परिवर्तन एल्कलाइटिंग एजेंट और एजाइड है। भौतिक उत्परिवर्तन में गामा किरणें, एक्स किरणें और यूवी किरणें शामिल होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है, यानी म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज, क्यों आवश्यक है उत्परिवर्तन जो है जैव विकास के लिए, क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में 2021 में आया है, तो आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की कर रहे हो, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीआरई, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप खुद तो देख ही रहे हैं और इसको अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों में शेयर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगभग आपका 60 से 65% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, या तो यहाँ से या तो इसके एक्सप्लेनेशन से। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेस का पता लगाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग के सपोर्ट और सहयोग से ये चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। उम्मीद करते हैं जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं या कमेंट नहीं करते हैं वो लोग भी कमेंट और शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन था आपके सामने, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है? इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन या पुनः संयोजन करता है, इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन या नई भिन्नता पैदा करता है, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द नेचर या प्रकृति में संतुलन बनाता है, या फिर इट स्टॉप द स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन या जीवन के लिए संघर्ष को रोकता है। उत्परिवर्तन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, यह नई भिन्नता पैदा करता है, इसलिए उत्परिवर्तन जो है जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। उत्परिवर्तन एक परिवर्तन है जो हमारे डीएनए के अनुक्रमों में होता है। ये कोशिका विभाजन के दौरान यानी सेल डिवीजन के दौरान की गई डीएनए नकल की गलतियां, आयनीकरण विकिरण के संपर्क में आने, उत्परिवर्तन नामक रसायन के संपर्क में आने या फिर वायरस द्वारा संक्रमण के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है, विकास पूरी तरह से उत्परिवर्तन पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें एक एलील एक नियामक क्षेत्र बनाते हैं। अगर पूछा जाए विकास किस पे निर्भर करता है तो इसी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया, डार्विन के द्वारा क्या नहीं दिया गया? पेंजीनवाद, उत्परिवर्तनवाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तनवाद। पेंजीनवाद तो डार्विन ने ही दिया था, लेकिन उत्परिवर्तनवाद डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक डच के वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने वनस्पति में भी इनको महारता हासिल थी, उसके साथ साथ इन्होंने जेनेटिक्स पर भी खोज की थी। इन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी दिया था, उनका नाम था ह्यूगो, क्या नाम था उनका? ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे, इन्होंने ही म्यूटेशनवाद के सिद्धांत को दिया था, यानी कि उत्परिवर्तनवाद दिया था, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये डच के वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, हाँ, अगर बात करें पेंजीनवाद की तो इसको किसने दिया था? तो इसको डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत, अचानक वंशानुगत अनुवांशिकी परिवर्तन है, सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक्स चेंज इज नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, म्यूटेशन या ऑल ऑफ दिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूटेशन। देखिए, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप बिहार टीआरई एग्जाम में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और आते ही आते हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 6 to 8 में नहीं आएगा, जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6 to 8 का लेवल भी अब अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, जो इनहेरिटेंस जेनेटिक्स अचानक चेंज होते हैं उन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में समझे तो किसी जीव के लिए लक्षण में आकस्मिक यानी सडन एवं वंशानुगत परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, अचानक आया हुआ जो वंशानुगत चेंज है उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सफलता के लिए निम्नलिखित में से किसमें उत्परिवर्तन होना चाहिए? सोमैटिक आरएनए, जर्मोप्लाज्म डीएनए, सोमैटिक डीएनए या नन ऑफ दिस? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मोप्लाज्म डीएनए। उत्परिवर्तन डीएनए में जर्मोप्लाज्म में होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। उत्परिवर्तन प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा इस पर जो है प्रभाव भी डाला जाता है, जैसे स्वतः उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब ये खुद अपने आप होता जा रहा है, लेकिन इसमें प्रेरित उत्परिवर्तन भी होता है जो किसी एंजाइम के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा जो है प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा जर्मोप्लाज्म डीएनए। उत्परिवर्तन जर्मोप्लाज्म डीएनए में ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन पहली बार प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन पहली बार प्रयोगात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, लेकिन विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन पहली बार जो प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था वो किया गया था एच.जे. मुलर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उत्परिवर्तन का नाम सुन के आप ह्यूगो डी ब्रिज मार्क कर देंगे, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन पूछा जाए, किसने प्रयोगशाला में मतलब इसको किसने देखा था, तो एच.जे. मुलर ने देखा था। किसने? एच.जे. मुलर ने। कब देखा था? 1935 में। कब? 1935 में। वहीं ह्यूगो डी ब्रिज की बात करें, इन्होंने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को परिभाषित किया था। हरगोबिंद खुराना कौन नहीं जानता है? 1868 में, 1968 में प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है चिकित्सा का क्षेत्र का। इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन किया था। जेम्स वाटसन
जेम्स वाटसन किस लिए संबंधित है, किससे संबंधित है और इनकी खोज क्या है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो आपके लिए ये मैं होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। जेम्स वाटसन, इनका खोज बहुत प्रसिद्ध खोज है। आप जरूर बताइएगा कि इन्होंने किस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है, इन्होंने किस चीज की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैविक विकास की व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जैविक विकास की परिवर्तन व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तन सिद्धांत, अगर बात करें उत्परिवर्तन को परिभाषित किसने किया, सिंपल सा पूछा जा रहा है तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन को परिभाषित किया गया था। उस दौरान ह्यूगो डी ब्रिज जो थे ओएंथोरा लैमार्कियाना पर अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने ही उत्परिवर्तन को परिभाषित किया था। यह क्वेश्चन पीसीएस और टीजीटी दोनों में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन है, म्यूटेशन क्या है? तो हम सभी ने देखा कि जो जर्मप्लाज्म है उसका डीएनए में चेंज ही म्यूटेशन कहलाता है। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। पहला दिया जीन का स्थानांतरण, तो जीन का स्थानांतरण तो नहीं, लिंग में परिवर्तन भी नहीं, इनहेरिटेबल चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्परिवर्तन आनुवंशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन है। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जब कोई जीन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जीन उत्परिवर्तन युग्मक के मूल रूप में उत्परिवर्तन होता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए। आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप अगर कमेंट करते होंगे तो आपने देखा होगा तत्काल प्रभाव से आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे द्वारा पर्सनली दिया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको नाम जो है यहाँ बोर्ड पे फ्लैश होने का मौका भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, एक कमेंट जरूर किया करिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह आप वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं। कमेंट में आप कुछ नहीं तो अपनी राय रख सकते हैं, कोई पूछे गए क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट में क्या करें तो एक थंब कि आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए एक थंब बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। ठीक है, आई होप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए मैं बार बार नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है एक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई जीन उत्परिवर्तन युग्मक से मूल रूप से उत्परिवर्तित होता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सबस्टेशनल म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवर्स म्यूटेशन। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से जीव में भिन्नता के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा जीनोमिक डीएनए में अनुक्रम जो है इसका जो मतलब जेनेटिक को अचानक, मतलब जेनेटिक सामग्री आनुवंशिक सामग्री में जो परिवर्तन होता है उसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है, जब कोई जीन उत्परिवर्तन युग्मक से मूल रूप से उत्परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? जब मूल रूप से यानी कि जब कोई जीन है, जैसे कोई चीज एक बार बना फिर दोबारा वही चीज बन रहा तो इसे रिवर्स म्यूटेशन कह देंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका की केंद्रिका का विनाश किसमें होता है? देखिए यहाँ दिया है, स्टिम्युलेट सेल डिवीजन, किल्स द सेल, कॉज जीन म्यूटेशन इन द सेल, इनहिबिट सेल डिवीजन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कॉज जीन म्यूटेशन इन द सेल। न्यूक्लियस का एक भाग होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है तथा न्यूक्लियोलस के विनाश के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, म्यूटेशन आर मेनली, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, उत्परिवर्तन हमेशा हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, रेसेसिव होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, यानी हानिकारक हैं, लाभदायक हैं, अप्रभावी हैं या प्रभावी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूटेशन हमेशा जो है अभी तक जितने भी तथ्य ज्ञात हुए हैं उनसे जो है पता, जो अनुमान लगाया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि म्यूटेशन जो होते हैं वो हमेशा जो है मतलब ऑलवेज नहीं कह सकते लेकिन रेयरली, मतलब अधिकतर कह सकते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन जो है हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं। अगर बात करें 0.1% की तो ऐसे म्यूटेशन जो मतलब 0.1% म्यूटेशन ये लाभदायक भी होते हैं। प्रकृति में स्वतः परिवर्तन होते रहते हैं और अधिकांश जो परिवर्तन होते हैं वो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा। ऑलवेज हानिकारक नहीं होते हैं, अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा होता तो ये गलत हो जाता। ऑलवेज नहीं होते हैं, कभी कभी लाभदायक भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो देखा गया वो हानिकारक ही होते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फॉर एंट्री इन जीन पूल अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। सोमैटिक सेल, जर्म
जर्मोप्लाज्म, प्लाज्मा प्रोटीन या फिर सोमैटिक डीएनए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मोप्लाज्म। जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनक कोशिकाओं में होना चाहिए। जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। जीन पूल में कायिक उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जर्म सेल कोशिकाओं में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, उत्परिवर्तन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। मतलब उत्परिवर्तन म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो वायरस में सबसे पहले किसने देखा? डेलब्रुक एंड लूरिया, पाश्चर या फिर प्लाट्स, किसके द्वारा जो है ये देखा गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेलब्रुक के द्वारा। उत्परिवर्तन की क्रिया विषाणुओं में सबसे पहले डेलब्रुक के द्वारा देखा गया। कब देखा गया? 1938 में। कब देखा गया? 1938 में। डेलब्रुक और लूरिया नहीं होगा, अकेले डेलब्रुक ने जो है विषाणुओं में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है वो देखा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या है? अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन एक्सचेंज। इसके पहले की वीडियो में ना जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से, आप कह सकते हैं एनिमल किंगडम से ले करके जेनेटिक्स इनहेरिटेंस सारे टॉपिक को कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको भी जरूर देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारे इसी चैनल पे बॉटनी के भी क्लासेस कराए जा रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको छोटे छोटे फैक्ट्स जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक बात और बतानी थी, हमारे इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जब आप जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे पर डे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी ऐसा करंट अफेयर जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो सकता है। तो आप उन कम्युनिटी सेक्शन में जाके उन करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व किया करिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम हो वहाँ 5 से 7 नंबर करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करिए। आपका 1 मिनट लगेगा और वो करंट अफेयर आपके सामने अगर कभी भी एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाता है। तो इसलिए आप उसको भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आप जाएंगे ना, जैसे वीडियो जब आपने जहाँ से सब्सक्राइब, जहाँ से ये रेड वाली बटन सब्सक्राइब की होती है, वहीं पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक कम्युनिटी सेक्शन दिखेगा। कम्युनिटी सेक्शन जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे जो है सारे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेटेड आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता परम स्रोत है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसका स्रोत है? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो या जीन एक्सचेंज? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूटेशन। जातीय लक्षणों में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहा जाता है। मैंने कई बार बताया, म्यूटेशन का अध्ययन सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। कब किया था? 1901 में। 1901 में ही ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया, यानी इसको परिभाषित किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। DSSB पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप दिल्ली SSB की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन उत्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोवाइड न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, इट स्टॉप द स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस। उत्परिवर्तन उत्विकास के लिए आवश्यक है क्यों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह नई भिन्नता पैदा करता है, इसलिए ये आवश्यक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 में आया और सेम यही क्वेश्चन आपका PGT में आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कालांतर में विकास, यानी एवोल्यूशन थ्रू एजेस। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे TGT, PGT, उत्तराखंड PCS, बिहार DRE, DSSB जिसमें भी पूछे गए उनको हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है अब इसको हम लोग देखेंगे। चूंकि टॉपिक वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, एक चीज़ आपसे और बतानी थी, मैंने आपको बताया था जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाएंगे उस दिन पेड बैच की तरह आपको थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो भी 0 से हीरो लेवल तक का। ठीक है, यानी बेसिस से मॉडरेट तक का आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपका इकलौता नॉलेज कॉर्नर परिवार आपके लिए हर तरह से संभव प्रयास करेगा कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। बस मुझे आपके सपोर्ट
की जरूरत है। सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे आपको खुद पता है, मैं बार बार नहीं कहूँगी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे पुराना काल कौन सा है। 4 ऑप्शन है, कैम्ब्रियम, कार्बोनिफेरस, ओर्डोवियनस, पार्मियन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है हर साल, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। उसके बाद पीजीटी का उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, 2022 वाला पेंडिंग पड़ा है, जो अब आप सुनाई दे रहा है कि मई जून तक हो जाएगा। तो अगर आप वो एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये लास्ट तक आपका सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। जिस तरह एलटी ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, उसी तरह मैं आपसे वादा करती हूँ कि पीजीटी और बिहार टीआरई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हिट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्ब्रियम। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे पुराना काल कौन सा है, तो कैम्ब्रियन काल है। पूरा पाषाण काल को प्राचीन जीवन का युग कहा जाता है। इसे 6 अवधियों में विभाजित किया गया। अगर पूछा जाए वो 6 अवधि कौन कौन से हैं, तो पहला तो यही कैम्ब्रियन हो गया, फिर ओर्डोवियस हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डेवोनियन हो गया, कार्बोनियम हो गया और कार्बोनिफेरस, और इसके साथ साथ पर्मियम। ये 6 काल विभाजित किया गया और सबसे पुराना जो है यही क्रैम्बियन है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, क्रैम्बियम है। अकशेरुकी फाला यानी इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ पहले के कशेरुकी यानी जो प्रिमिटिव कशेरुकी हैं, कॉर्डेट्स हैं और प्रमुख ट्राइलोबाइट्स के आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कशेरुकी अकशेरुकी क्या होते हैं, फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं, किस फाइलम का क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी चैनल पे एनिमल किंगडम वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा गया है। अगर आपको नहीं पता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से सारी चीज़ें, एनिमल किंगडम आप डालेंगे, एनिमल किंगडम बाय अनामिका सिंह, प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी, आप उन सारे वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रिल्म नहीं है, of the following who is not the geographic realm, मेगाजिया, नियोजिया, नोटोजिया या फिर पैली आर्कटिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैली आर्कटिक। मेगाजिया, नियोजिया और न्यूटोजिया ये जो है प्राणी भूगोलीय रिलम है, जो नहीं है वो है पैली आर्कटिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पैली आर्कटिक क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया को छोड़कर यूरोप और एशिया को शामिल करने वाला एक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है। जियो में ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि बिरोस, लकड़ी के योद्धा, हिरण, बाइसन और भेड़िया, और यह निकटवर्ती क्षेत्र यानी उत्तर अमेरिका के जियो के समान होते हैं। पैली आर्कटिक प्राणी भूगोलीय रेलम नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, which of the following era is the called of age mammal, कौन सा वो एरा है, कौन सा वो युग है जिसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। 4 युग आपके सामने दिए हैं, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक या सेनोजोइक। किस युग को स्तनधारियों का यानी मैमल्स का एज कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनोजोइक। सेनोजोइक एग को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। इसी को आवृत बीजियों का युग भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कौन से युग को आवृत बीजी का युग कहा जाता है, तो इसी को आवृत बीजियों का युग भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मैमल्स और आवृत बीजियों का युग जो है वो सेनोजोइक एरा होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग किसे कहा जाता है। मछलियों का युग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस, जुरैसिक या फिर अभिनूतन यानी कि प्लियोसीन कल्प। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एज ऑफ फिशेस डेवोनियन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रैम्बियम हम लोगों ने देखा था, क्रैम्बियम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। डेवोनियन एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। अगर बात करें हम कार्बोनिफेरस की, तो कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचरों का युग कहते हैं, एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। वहीं पे अगर बात करें हम मीजोजोइक को, तो इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, मीजोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अभी हम लोगों ने देखा, सेनोजोइक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का उद्भव हुआ, जैसे एज ऑफ आवृतबीजी, एज ऑफ मैमल्स,
पक्षियों तथा स्तनधारियों का युग, आधुनिक जीवन यानी कि मॉडर्न लाइफ, एज ऑफ मॉडर्न लाइफ भी सेनोजोइक को ही कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया मछलियों का युग डेवोनियन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फिशेस किसे कहेंगे? तो सही जवाब डेवोनियन कल्प को एज ऑफ फिशेस कहेंगे। अगर पूछा जाए ओर्डोवियंस कल्प में तो ब्रायोफाइटा और जेलीफिश का उद्भव हुआ ओर्डोवियंस कल्प में। प्रोटीरोजोइक कल्प, इसमें प्राचीन जीवन यानी एशियंट लाइफ, और आधुनिक जीवन जो है वो सीनोजोइक इसको कहा जाता है। आधुनिक जीवन सीनोजोइक एज और एशियंट लाइफ यानी प्राचीन जीवन प्रोटीरोजोइक एज, और सिल्यूरियन एज को टेरिडोफाइट्स का एज कहा जाता है। सिल्यूरियन एज को टेरिडोफाइट्स का एज, और आवृत्तबीजी का सीनोजोइक, ब्रायोफाइटा का ऑर्डोविशियन। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ ले लीजिए टेलीग्राम से, वहाँ से रिवीजन करते रहिए, या कोई नोट्स बनाते हुए चलिए वहाँ से रिवीजन करिए। या वीडियो को 2 पॉइंट पे करके 2x पे करके 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इज इंक्लूडेड इन, भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप को ओरिएंटल रीजन में शामिल किया गया है, प्राच्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओरिएंटल रीजन आमतौर पर एशिया महाद्वीप के लिए प्रयुक्त होता है। इसके क्षेत्र में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे पूर्वी ईरान, भारत और श्रीलंका, चाइना का जो यांगसी रिवर है, ये सब जो है वो ओरिएंटल रीजन में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे स्तनधारियों का युग कहते हैं यानी एज ऑफ मैमल्स कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था सीनोजोइक एज को एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हुए थे? डायनासोर पृथ्वी से कितने वर्ष पूर्व विलुप्त हुए थे? तो डायनासोर जो है, मीजोजोइक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एज ऑफ डायनासोर किसे कहते हैं? तो मीजोजोइक एक एज को जो है वो डायनासोर एज कहा जाता है, और ये लगभग 65 वर्ष पहले जो है पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। 65 मिलियन वर्ष पूर्व, 65 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जुरासिक काल तथा क्रेस्टेशियन काल में विभाजित किया जाता है जो आपका डायनासोर का एज है। ठीक है, इसे जुरासिक काल और क्रेस्टेशियन काल में विभाजित किया जाता है। डायनासोर क्रेस्टेशियन काल के अंतर्गत 65 वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गए थे। और अगर पूछा जाए इनके एज को क्या कहा जाता है, तो इनके एज को मीजोजोइक एज कहा जाता है। मीजोजोइक एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा मछलियों का काल कहा जाता है यानी एज ऑफ फिशेस किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डेवोनियन काल को एज ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैम्बियम काल ये एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स से है, या फिर यहीं पे इनवर्टिब्रेट्स खत्म होता है और फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो डेवलप्ड होता है। ट्राइसिक क्या है? ट्राइसिक तो इसको सरीसृपों का एज कहा जाता है, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स ट्राइसिक को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ जिसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, प्रथम जेनेटिक मटेरियल कौन सा है जो सबसे पहले पृथ्वी पर जन्मा? क्या वो डीएनए है, आरएनए है, एसआरएनए है, सीडी-डीएनए है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ जो सबसे पहले पृथ्वी पर आया वो आरएनए है, सॉरी मैंने डीएनए कह दिया, आरएनए है। ठीक है, और सभी प्रोकैरियोटिक जीव जितने प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उसमें यही आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, और ये प्रथम जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, द इयोहिप्पस लिव्ड इन, इयोहिप्पस पाया गया, इयोहिप्पस किस एज में पाया गया? तो इयोहिप्पस इयोसीन एज में पाया गया। नाम से देखिए मैच खा रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 मिलियन वर्ष पूर्व जो है धरती पर ये रहता था इयोहिप्पस। इयोहिप्पस या इसी को डाउन हॉर्स कहा जाता है या स्तनधारियों में रखा गया था, और ये अब विलुप्त हो गया है। ठीक है, ये पहले ज्ञात घोड़ों में से एक था, अब ये विलुप्त हो गया है। इसका जीवाश्म जो है 1841 में प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था रिचर्ड ओवेन, उनके द्वारा इंग्लैंड में इनका जो है जीवाश्म खोजा गया था। इसके एज को इयोसीन एज कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे कहते हैं यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? एज ऑफ रेप्टाइल्स जो कहा जाता है अभी हम लोगों ने देखा था, एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो मीजोजोइक एज को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज, डायनासोर का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो मीसोजोइक को डायनासोर का एज कहा जाता है। हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला उभयचर किस युग में आया यानी कि एम्फीबियंस जो है, पहला एम्फीबियंस किस युग में आया? तो
एम्फीबियंस का जो काल होता है, जो एज ऑफ एम्फीबियंस होता है, उसे अभी हम लोगों ने देखा था। एज ऑफ एम्फीबियंस को हम लोग जो है कार्बोनिफेरस एज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ एम्फीबियंस नहीं पूछा है। एज का मतलब है कि उस युग में बहुत सारे एम्फीबिया आपको देखने को मिले। यहाँ पूछा सबसे पहला एम्फीबिया कहाँ से आया। तो जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कॉर्डेटा में जाते हैं तो कॉर्डेटा में आता है पिसीज, और पिसीज के बाद आता है एम्फीबियंस, यानी जहाँ मछलियों का एज खत्म होता है वहीं पे एम्फीबियंस शुरू होता है। तो जरूरी नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं, ये नहीं है कि मतलब डायवोनियन पेड़ पूरी तरह से खत्म हो गया तब कार्बोनिफेरस विकास हुआ। डायवोनियन चल ही रहा था, इसी के पैरेलल धीरे धीरे, मतलब जैसे डायवोनियन अपने एंड तक पहुंच रहा था तो कार्बोनिफेरस यहाँ से विकसित हो रहा था। तो पहला कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा ना। तो इसका रूप पहला वाला आ जाता है, वो कहाँ पे देखने को मिल जाता है, डायवोनियन पीरियड में देखने को मिल जाता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें एज को मिलाना है। किस एज को क्या कहा जाता है, सीनोजोइक एज, मीजोजोइक, पैलियोजोइक या फिर आर्कियोजोइक, इन सभी को आपको मैच करना है। तो सीनोजोइक किससे मैच होगा, सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। मीजोजोइक्स स्तनधारियों का सॉरी सरीसृपों का युग होता है, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स होता है। पैलियोजोइक को फिशेस का युग कहा जाता है, ये डेवोनियन पीरियड के अंतर्गत आता है और ये एरा दिया हुआ है। ठीक है, ये एरा दिया हुआ है। आर्कियोजोइक को लाइफलेस अर्थ कहा जाता है, यानी इसमें जो है पृथ्वी पर लाइफ नहीं थी आर्कियोजोइक के अंतर्गत। ठीक, ये इसका सही मैच हो जाएगा। 1 का 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए। अगर आपको एक भी पता है ना, 1 का 3 मैच हो रहा है तो केवल एक ही ऑप्शन में 1 का 3 दिया हुआ है। इस तरह से एलिमिनेशन के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक वाले दिए हैं। कथन और कारक वाले क्वेश्चन अक्सर पीजीटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है जंतु वितरण द्वारा विकास के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है इसका जो कारण है, फुसफुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती। आपको बताना कौन सा सही है क्या गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकास का क्रम साक्ष्य जंतु वितरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण वर्तमान में 3 लंग्स फिशेज हैं। आपको पता है कि लंग फिशेज कितनी होती हैं, 3, जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं 3 लंग फिशेज। यही इसके विकास का कारण होती हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली लंग फिशेज के नाम पता है, जो मैंने आपको एनिमल किंगडम में बहुत बार कराया है, तो आप उन नाम को भी कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। ठीक, कहीं भी कोई गलती होगी तो मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है, यानी सबसे पुराना घोड़ा कौन सा है। हायरेकोरिथियम, मीसोहिप्पस, मैरीचिप्पस, पैलियोहिप्पस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हायरेकोरिथियम। ये सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव घोड़ा माना जाता है। लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले एक छोटा डॉग होता है उसके आकार का ये जीव था और ये सबसे प्रिमिटिव था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घोड़े के विकास के चरणों का क्रम बताइए। अगर सबसे छोटा आप लोगों ने देख लिया, सबसे पहला कौन सा था, हायरेकोरिथियम। अब इसका विकास पूछा है कि किस तरह से घोड़े का जो है क्रमिक विकास हुआ था। तो घोड़े का जो क्रमिक विकास हुआ था वो सबसे पहले था इयोहिप्पस। आपको सबसे पहले कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी 2 में दिख रहा है, तो बी और सी गलत काट दीजिए। इयोहिप्पस के बाद था ओरोहिप्पस जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मीसोहिप्पस और पैलियोहिप्पस, ये इसके विकास का सही क्रम था। इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मीसोहिप्पस और पैलियोहिप्पस। लेकिन यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है ना, यहाँ से बीच से कुछ चीजें जो है, कुछ एरा जो है वो गायब है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मीसोहिप्पस, मियोहिप्पस, पैराहिप्पस, मैरीहिप्पस, पैलियोहिप्पस और फिर इक्कस। सबसे लास्ट में कौन सा आया, इक्कस। ठीक है, ये इसके विकास का क्रम दिया हुआ है। सबसे पुराना और सबसे न्यू जो है वो इक्कस है। अगर पूछा जाए सबसे नया कौन सा है, इक्कस है। सबसे पुराना कौन सा है, इयोहिप्पस है। ठीक है, ये 2 चीजें यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है। महान कपि की श्रेणी में कौन सा आएगा, तो गोरिल्ला, पैन और पैंगो, ये तीनों जो है महान कपि की श्रेणी में आते हैं। चिंपैंजी, पैंगो को ओरंगुटान भी कहा जाता है। ओरंगो, पैन को क्या कहा जाता है, पैन को चिंपैंजी कहा जाता है और पोंगो को क्या कहा जाता है, ओरंगुटान। तो ये जो है क्या कहते हैं, गोरिल्ला,
चिंपैंजी या फिर पैन, और पोंगो यानी कि ओरंगुटान, और इसके अलावा एक होता है गिबन। क्या होता है? गिबन। ये सब जो होते हैं गिब्बन, गिब्बन, ये सब जो होते हैं ये महान कपि की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैन जो है, पैन क्या है? पैन चिंपैंजी का ही दूसरा नाम है, और पोंगो को ओरंगुटान कहा जाता है। इसके अलावा गिब्बन और गोरिल्ला ये सब जो है महान कपि की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, कथन जीव विज्ञान में कुछ भी नहीं समझ आता सिवाय विकास के प्रकाश में किसके द्वारा दिया गया? मतलब ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि जीव विज्ञान में यानी नथिंग इन बायोलॉजी मार्क्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन, जीव विज्ञान में कुछ भी समझ नहीं आता सिवाय विकास के प्रकाश में, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टी डोबझेनेस्की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टी डोबझेनेस्की। अगला, मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव किस एक स्टाक से हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोनोफैलेटिक ऑरिजिन। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव एक स्टाक से हुआ है, उसे एक वंशोद्भव उद्भव यानी मोनोफैलेटिक ऑरिजिन कहते हैं। मोनोफैलेटिक क्या है? तो इसके अंतर्गत एक पूर्वज से जीवित समूह शामिल किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीफैलेटिक क्या है, तो इसके अंतर्गत अधिक पूर्वज से असंबंधित जीवों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, धरती के आरंभ में जो पहला जीवन रूप विकसित हुआ था वह क्या कहलाता है? पहला जीवन रूप क्या कहलाता है? तो सबसे पुराना जो होगा ना वो प्री होगा। प्री मतलब पुराना, प्रिमिटिव, तो उसी को प्रोबायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबायोंट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, प्रो मतलब ही होता है प्रिमिटिव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, आर्कियोपैट्रिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? आर्कियोपैट्रिक्स जिसे सरीसृप और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, इसका जो खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम एंड्रियास वैगनर था। क्या नाम था? एंड्रियास वैगनर। इसमें कुछ लक्षण रेप्टाइल्स के और कुछ लक्षण जो है बर्ड्स के देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्कियोपैट्रिक्स का डायग्राम है। इसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है, और इसको जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे एंड्रियास वैगनर ने इसको खोजा था। मतलब इसको नहीं खोजा, इसके जीवाश्म को खोजा था। अगला, अंडा देने वाले स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? यानी कि ओविपेरस मैमल्स पूछा जा रहा है। ओविपेरस मैमल्स, तो ओविपेरस मैमल्स में कौन कौन आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका जो उद्भव हुआ था वो ट्राइएसिक पीरियड में हुआ था। किसमें? ट्राइएसिक। इस कल्प को रेंगने वाले जीवों का अधिकांश, मतलब ये यहाँ जो एज ऑफ रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा थे जो रेंगने वाले जीव थे, और अंतिम चरणों में उड़ने वाले सरीसृप, अंडे देने वाले निम्न प्रकार के स्तनधारी जिसे आप प्रोटोथीरिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं अंडे देने वाले एनिमल्स में? क्या नाम है उसका? यार नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आप में से किसी को आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। अंडे देने वाले एनिमल्स का क्या नाम है? जैसे इकाइडिना हो गया। हाँ, इकाइडिना हो गया जो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन्हीं अंडे देने वाले यानी एग लेइंग मैमल्स को ही मोनोट्रिम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोट्रिम्स। इसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है इकाइडिना, अगर आपको कोई और पता है। हाँ, इसका एग्जांपल एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है प्लेटिपस, जिसे डक बाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लेटिपस। इसके अलावा इकाइडिना हो गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग लेइंग मैमल्स और कौन से होते हैं। इनके एज को ट्राइएसिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइएसिक एज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग है यानी एज ऑफ मैमल्स है? तो अभी हम लोगों ने देखा था एज ऑफ मैमल्स के नाम से किसे जानते हैं, तो सीनोजोइक एज को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला, टेट्रापोड्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग, चतुष्पाद उद्गत हुए। टेट्रापोड्स कब ऑरिजिन हुए? तो टेट्रापोड जो है पेलियोजोइक के दौरान उत्पन्न हुए। कब? पेलियोजोइक के दौरान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्तनधारी प्रकट हुए। प्रथम स्तनधारी कब हुए? तो एज ऑफ सीनोजोइक स्तनधारियों का यूज एज कहा जाता है, लेकिन पहले स्तनधारी कब विकसित हुए? तो वो ट्राइएसिक में। कब? ट्राइएसिक पीरियड में। ट्राइएसिक पीरियड को ही भूगर्भिक समय कहा जाता है। ये मीसोजोइक युग की पहली अवधि थी, यानी मीसोजोइक युग जो है यहाँ से शुरुआत हो रहा था। अगर पूछा जाए इसकी स्टार्टिंग कब हुई, तो 252 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी स्टार्टिंग हुई। सरीसृपों की वृद्धिता और संख्या में वृद्धि हुई, और इस अवधि के दौरान पहले स्तनधारियों की उपस्थिति के साथ डायनासोर्स जो हैं वो भी दिखाई दिए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें आपको एज ऑफ मैंस, डायनासोर्स का विलोपन, मछलियों का प्रभाविता और कवचित मछलियों का उत्थान बताना है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको कुछ पता है या नहीं पता है, एज ऑफ मैमल्स, आई होप अब तक आप लोग को रट गया होगा कि एज ऑफ मैमल्स को सीनोजोइक एज कहा जाता है और ये क्वार्टरनी काल के अंतर्गत था। कब था? क्वार्टरनी काल के अंतर्गत था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किसमें हो रहा है? 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, डी वाला तो आप काट दीजिए, ये 3 आप रखिए। इसके अलावा डायनासोर का विलोपन यानी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर कब हुए थे? तो ये क्रिस्टेशियन काल में हुए थे। कब? क्रिस्टेशियन काल में। 2 का 1 इसमें देखने को मिला, इसमें देखने को मिला, ये भी कट गया आपका। फिर है डोमिनेंस ऑफ फिश यानी मछलियों की प्रभाविता, मछलियों की जो प्रभाविता है यानी एज ऑफ फिशेस जो है वो डेवेनियन काल है। ये सी का 4 आपको किसमें देखने को मिल रहा है? इसमें भी, ये तो पहले ही कट गया था, इसमें केवल देखने को मिल रहा है, इसमें है नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मानव युग क्वार्टरनरी काल, डायनासोर क्रेस्टेशियन काल, मछलियों की प्रभाविता डेवेनियन काल और कवचित यानी कि राइज ऑफ आर्म्ड फिश जो है वो किसमें है? तो वो है ऑर्डोविनियस काल में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज हम जिस जियोलॉजिकल एरा में रहते हैं वह क्या कहलाता है? आज हम जिस जियोलॉजिकल एरा में रहते हैं वह सीनोजोइक एरा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीनोजोइक एरा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है, इसकी अवधि 65 मिलियन वर्ष है। सीनोजोइक एज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का मानव का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और करंट अफेयर के पर डे कम्युनिटी में क्वेश्चन भी भेजे जाते हैं। आई होप आप लोग उसको भी अटेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहने के लिए धन्यवाद।